दोस्तों, आपने कभी ना कभी लाइफ में या तो सर्वेज लिए होंगे या सर्वेज का रिस्पांस दिया होगा, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का फीडबैक हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंडिया के सेंसस का सर्वे। इन सर्वेज से डेटा कलेक्ट करने के बाद हम कुछ इन्फ्रेंसेस या प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो मशीन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम सैम्पलिंग, पैरामीटर एस्टिमेशन, बायस और वेरिएंस की बात करेंगे। फाइनली हम इन कॉन्सेप्ट्स की मशीन लर्निंग में एप्लीकेशंस देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और मैं काफ़ी सालों से एआई और मशीन लर्निंग में रिसर्च कर रहा हूं। इस चैनल पे मैं एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक टर्म्स से। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसकी आउटकम्स रैंडम होती हैं। मतलब अगर हम उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं कॉइन टॉस, डाइस रोल और प्लेइंग कार्ड्स। क्योंकि इन प्रोसेसेस की आउटकम्स रैंडम होती हैं, इसलिए इनको हम रैंडम वेरिएबल्स यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉइन टॉस वाले एग्जाम्पल में आउटपुट वाले रैंडम वेरिएबल की वैल्यू या तो हेड्स हो सकती है या टेल्स हो सकती है। डाइस रोल वाले एग्जाम्पल में रैंडम वेरिएबल की 6 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं और प्लेइंग कार्ड्स वाले एग्जाम्पल में 52 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। जब हम एक रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। हर रैंडम वेरिएबल का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हमें बताता है कि इस रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो एग्जाम्पल्स हमने देखे उनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कुछ ऐसे दिखेंगे। कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। हमारे रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को सैम्पल स्पेस बोलते हैं और इसके एक सबसेट को इवेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। इसमें दो इवेंट्स होते हैं, गिवन इवेंट और टारगेट इवेंट। हमें पता है कि गिवन इवेंट हो चुका है और हमें टारगेट इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो अगर गिवन इवेंट है ए और टारगेट इवेंट है बी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम पी बी गिवन ए लिखते हैं। अब अगर गिवन इवेंट पहले होता है और टारगेट इवेंट बाद में होता है तो यूजुअली पी बी गिवन ए निकालना ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम एक डाइस को 2 बार रोल करते हैं और हमें पता है कि पहले रोल में 4 आया है, तो ये गिवन इवेंट है। और सपोज हम ये निकालना चाहते हैं कि दोनों रोल्स का टोटल 6 से ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारा टारगेट इवेंट है। तो यहाँ हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये देखेंगे कि गिवन इवेंट होने के बाद टारगेट इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और इससे हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर गिवन इवेंट बाद में होता है और टारगेट इवेंट पहले होता है तो इस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना यूजुअली थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारा गिवन इवेंट है कि दोनों रोल्स का टोटल 6 से ज़्यादा है और टारगेट इवेंट है कि पहले रोल में 4 आया है। इसके लिए हम बेस थ्योरम यूज़ करते हैं। बेस थ्योरम से हम बेसिकली पी बी गिवन ए को पी ए गिवन बी की टर्म्स में लिख सकते हैं और जैसा कि हमने देखा था ये प्रोबेबिलिटी निकालना यूजुअली ईजियर होता है। बेस थ्योरम की डिटेल्स और इंट्यूशन हम कभी और डिस्कस करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स और जॉइंट प्रोबेबिलिटी, लेकिन इनके बारे में भी हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है सैम्पलिंग। इसके लिए हमें पॉपुलेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है और उसकी हम कोई प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सारे लोगों की इनकम। अब यूजुअली जब हम पॉपुलेशन वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब लोगों से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन किसी भी चीज़ का एक सेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि इंडिया में घरों में यूजुअली कितने लोग रहते हैं तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है इंडिया के सारे घर। या अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि एक टीवी कितने साल चलता है तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है सारे पॉसिबल टीवीज़। हम अपनी पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक घर में कितने लोग रहते हैं इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब इंडिया में जितने घर हैं उसमें से 5% घरों में एक जना रहता है, 15% घरों में 2 लोग रहते हैं एंड सो ऑन। अब यूजुअली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अननोन होता है। हमें नहीं पता कि अगर हम एक रैंडम घर सैंपल करेंगे तो उसमें एक जना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें इंडिया के सारे घरों का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता और इसलिए हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। कहाँ है? हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। बेसिकली हम अपनी पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेते हैं और इस सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन से सिमिलर होता है। तो जो बिहेवियर हम अपने सैंपल में ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पे हम अपनी पॉपुलेशन का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट तरीका है अपनी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का। अपने सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन की किसी प्रॉपर्टी को एस्टिमेट करने के प्रोसेस को पैरामीटर एस्टिमेशन बोलते हैं।
सपोज हम अपनी पॉपुलेशन का कोई पैरामीटर एस्टिमेट करना चाहते हैं, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है मीन। तो हम अपने सैम्पल का मीन निकालेंगे, इसको एस्टिमेटर बोलते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग आइडिया है जो इसको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करता है। हमारा सैम्पलिंग का प्रोसेस रैंडम है, इसलिए हमारा एस्टिमेटर एक रैंडम वेरिएबल है। मतलब अगर हम बार बार सैम्पल्स लेंगे तो हमारे एस्टिमेटर की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, किसी भी रैंडम वेरिएबल का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर हम बार बार सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे और उससे एस्टिमेटर की वैल्यूज़ निकाल के उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यूजुअली ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रॉपर्टी को सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब हालांकि हमें पता है कि हमारा एस्टिमेटर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, लेकिन यूजुअली हम सिर्फ एक ही सैम्पल कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन में से सिर्फ एक ही वैल्यू होती है और ये वैल्यू हमारे पॉपुलेशन के ट्रू मीन का एस्टिमेट होती है। हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो हमारी एरर है। तो इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम अपने सैम्पल को कंट्रोल करके इस डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे हमारी एरर रिड्यूस हो सकती है। इसको समझने के लिए बायस और वेरिएंस के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मशीन लर्निंग में भी हम बायस और वेरिएंस की बात करते हैं, जैसे बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, लेकिन वो बायस और वेरिएंस इस बायस और वेरिएंस से थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ हम स्टैटिस्टिक्स वाले बायस और वेरिएंस की बात कर रहे हैं। बायस मतलब हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारी पॉपुलेशन के मीन से मैच नहीं करता। यूजुअली इसका रीज़न होता है कि हमारे सैम्पलिंग के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि इंडिया में घरों में कितने लोग रहते हैं, लेकिन सैम्पल लेते टाइम हम सिर्फ एक ही रीजन में से सारे घर लेंगे, तो हो सकता है कि हमारे एस्टिमेटर की वैल्यू गलत आए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस रीजन में यूजुअली यंग लोग काम करने आते हों, इसलिए वहाँ के घर इंडिया के एवरेज घरों को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सैम्पल कलेक्ट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा सैम्पल बायस्ड ना हो। अब बात करते हैं वेरिएंस की। हम चाहते हैं कि हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस कम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा था, हम यूजुअली सिर्फ एक ही सैम्पल कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन में से सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। तो अगर हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस कम होगी तो उस वैल्यू के मीन से क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हमारी वेरिएंस ज़्यादा होगी तो उस वैल्यू के मीन से दूर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वेरिएंस जितनी कम होगी हमारी एरर उतनी ही कम होने के चांसेस हैं। तो अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस को कम करने का क्या तरीका है? बेसिकली ये हमारे सैम्पल के साइज़ पे डिपेंड करती है। हमारा सैम्पल जितना बड़ा होगा हमारी वेरिएंस उतनी ही कम होगी। इस प्रॉपर्टी को लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बोलते हैं। तो इन समरी, बायस को रिड्यूस करने के लिए हम एक ऐसा सैम्पल कलेक्ट करना चाहते हैं जो हमारी पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट करे, और वेरिएंस को कम करने के लिए हम एक लार्ज सैम्पल कलेक्ट करना चाहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रायर एंड पोस्टीरियर, लेकिन इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब इन कॉन्सेप्ट्स की मशीन लर्निंग में कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। मशीन लर्निंग में काफ़ी जगह रैंडम प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए रैंडम वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज़ करके जब हम एक मॉडल लर्न करते हैं तो इस प्रोसेस में थोड़ी रैंडमनेस होती है। फॉर एग्जांपल, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हर स्टेप पे हम ग्रेडियंट की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए ट्रेनिंग डेटा सेट का एक रैंडम सबसेट यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे। इन जनरल हमारे मॉडल पैरामीटर्स रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी मशीन लर्निंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हमारा मॉडल बेसिकली एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट कर रहा है पी लेबल गिवन डेटा पॉइंट। अब सैम्पलिंग की एक एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज हमने स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के लिए एक मॉडल बनाया। अब उस मॉडल को जब हम एक टेस्ट डेटा सेट पे अप्लाई करके टेस्ट एक्यूरेसी निकालते हैं तो बेसिकली हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि जितनी भी ईमेल्स हमारे मॉडल ने नहीं देखी हैं उन पे उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। तो हमारी पॉपुलेशन है दुनिया में वो सारी ईमेल्स जो हमारे मॉडल ने ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं देखी थी, और टेस्ट डेटा सेट हमारा एक सैम्पल है। तो टेस्ट डेटा सेट पे एक्यूरेसी हमारा एस्टिमेटर है सारी अनसीन ईमेल्स पे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी का। सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हमें ये पता है कि हमारी टेस्ट एक्यूरेसी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी। तो टेस्ट डेटा सेट बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो अनसीन डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को मैच करे ताकि हमारा बायस लो हो। और लॉ ऑफ लार्ज नंबर से हमें पता है कि अगर हमारा टेस्ट डेटा सेट का साइज़ बड़ा होगा तो हमारी वेरिएंस कम होगी। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने प्रोबेबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करी, जैसे रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक गिवन इवेंट होता है और हमें टारगेट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। फिर हमने स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन और सैम्पल की बात करी। सैम्पल को यूज़ करके हम अपनी पॉपुलेशन की किसी प्रॉपर्टी को एस्टिमेट कर सकते हैं, इसको एस्टिमेटर बोलते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें बताता है कि हमारा एस्टिमेटर यूजुअली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है।
उसके बाद हमने बायस और वेरिएंस की बात करी। अपनी एरर को रिड्यूस करने के लिए हम चाहते हैं कि बायस और वेरिएंस दोनों कम हो। बायस को रिड्यूस करने के लिए हम एक ऐसा सैम्पल यूज़ करना चाहते हैं जो हमारी पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट करे, और वेरिएंस को रिड्यूस करने के लिए हम एक बड़ा सैम्पल यूज़ करना चाहते हैं। इसको लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बोलते हैं। फाइनली हमने इन कॉन्सेप्ट्स की मशीन लर्निंग में एप्लीकेशंस देखी। क्योंकि हमारे ट्रेनिंग के प्रोसेस में रैंडमनेस होती है, इसलिए हमारे मॉडल पैरामीटर्स रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। हमारा मॉडल एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करता है, और टेस्ट डेटा सेट पे अपने मॉडल को अप्लाई करके हम अनसीन डेटा पे अपने मॉडल की एक्यूरेसी को एस्टिमेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।